Dear student, a very good morning to all of you. So, let's continue our discussion on thermodynamic concept of energy. So, in the previous session, we had learned about the heat transfer for different processes. We also had practiced, solved the few numericals, and you might have solved the workbook. So, before proceeding to the workbook, in workbook there was the question from the heat also. So let's first finish the introduction or the concept of heat. Thereafter, we will take the doubt from the workbook. So let us understand what is heat. So we will learn about heat. So for this purpose, let us perform an experiment. हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं. सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हम सपोज हम क्या एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं. सपोज हम इस पे कोई सब्सटेंस ले रहे हैं, 1 kg सब्सटेंस. सपोज 1 kg का हम सब्सटेंस लिए हैं और यहाँ पे भी हमने 1 kg का सब्सटेंस लिया. और हम क्या करते हैं, दोनों सब्सटेंस का से इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, से इसका भी इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. हमने एक सब्सटेंस लिया जो 1 kg सब्सटेंस है, that may be anything, solid, liquid or gas, whose initial temperature is maintained at say 25 डिग्री सेंटीग्रेड. हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम हीट सप्लाई करते हैं such that हम इस पे हीट सप्लाई करते हैं such that इसका जो फाइनल टेम्परेचर हो जाए वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए. से फॉर एन एग्जांपल 85 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. हम इस पे भी हीट सप्लाई कर रहे हैं जिसमें कि सपोज ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया. तो बताइए इस केसेस में जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो हुआ 60 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो इसमें हीट ट्रांसफर करना पड़ रहा है, जो इसमें हीट ट्रांसफर करना पड़ रहा है वो कम करना पड़ रहा है और इसमें मुझे ज्यादा हीट ट्रांसफर सप्लाई करने की जरूरत है. इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर. हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ परफॉर्म किए हैं जिसपे 1 kg का एक सब्सटेंस लिए हैं
और दूसरा जगह भी दो जगह लिए हैं, एक 1 kg, ये भी 1 kg का सब्सटेंस। मान लेते हैं कि उस 1 kg का इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका भी इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम दोनों को हीट सप्लाई करते हैं सच दैट कि पहले वाले का जो फाइनल टेम्परेचर है वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे वाले का फाइनल टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें चेंज इन टेम्परेचर 60 डिग्री का हुआ और इसमें चेंज इन टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड का हुआ। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब हम Q को इवेल्युएट करते हैं तो हम पाते हैं कि पहले वाले में जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस कम हुआ है उसमें कम हीट सप्लाई करने की जरूरत पड़ी बनिस्बत की दूसरे वाले में जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो हीट सप्लाई किया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है। इन ए सिमिलर फैशन हम एक और एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसमें कि हमने क्या लिया, 1 kg का लिया और इसमें हमने क्या लिया है, मास को हमने सपोज 10 kg ले लिया से 10 kg। इसका भी इनिशियल टेम्परेचर हमने रखा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी इनिशियल टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका फाइनल टेम्परेचर हो गया से हम बोल देते हैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी फाइनल टेम्परेचर से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। देयरफॉर इसका जो डेल्टा टी हुआ वो हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी क्या हो गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हम क्या कर रहे हैं कि मास वेरी करवा रहे हैं इस बार और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर सेम रखे हैं। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो जिसका मास कम है उसका सेम टेम्परेचर डिफरेंस होने के लिए मुझे कम हीट सप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, वेयर है जिसका मास ज्यादा है उसका हीट सप्लाई करने के लिए ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ता है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं हीट सप्लाइड टू चेंज सेम डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, जिसका मास ज्यादा है उसको ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंक्लूजन अगर हम क्लब्ड कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि Q is directly proportional to mass into delta T, mass into delta T, mass into delta T। Therefore अगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को हटाते हैं तो हमें क्या लाना पड़ेगा, Q कांस्टेंट is equal लाना to, पड़ेगा। आवाज कट रहा है आपका, क्या बोल रहे हो? सर बोले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना पड़ेगा एक ठो। हाँ वेरी गुड, थैंक यू, वेरी वेरी गुड। तो एक हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाते हैं, तो ये कांस्टेंट लाए हैं और m डेल्टा टी हो जाएगा, यानी एक हमने कांस्टेंट लाया है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक हीट, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक हीट, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक हीट, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक हीट, इट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक हीट। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं कि एक हम यहां से इसको हम बाउंड्री खींच दे रहे हैं। स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब हुआ कि सपोज हम कोई मास ले लेते हैं, सपोज देखो Q इजकल टू क्या गया, Q इजकल टू m C डेल्टा T, वेयर C इज द स्पेसिफिक हीट जो कि एक कांस्टेंट है। अब अगर हम क्या करते हैं, हम मास लेते हैं 1 kg, मास ले रहे हैं 1 kg और चेंज इन टेम्परेचर हम रखते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। उस केसेस में देखिए क्या हो जा रहा है, Q इजकल टू 1 C1, यानी Q विल बिकम C,
ये क्या हो गया, Q will become C, Q will become C। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम 1 kg का मास लेते हैं और 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डेल्टा T हम करवाते हैं, तो जो हीट सप्लाई हमें करना पड़ रहा है वही क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट। वही क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। अब इसी को हम क्या बोल रहे हैं, है क्या, इस डायग्राम को हम देख के क्या बोल सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिक हीट है, ये जो स्पेसिफिक हीट है वो हीट सप्लाइड है, वो हीट रिक्वायर्ड है जो 1 kg मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से बढ़ाता है। एग्री? हम क्या कर सकते हैं इसको हम लैंग्वेज के रूप में, स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है जिसे हम सप्लाई कर रहे हैं 1 kg मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस देने के लिए, या 1 kg को हम बोल सकते हैं यूनिट kg और 1 डिग्री सेंटीग्रेड को यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या है ये, स्पेसिफिक हीट is the amount of heat required to raise temperature of unit mass of the substance through unit degree temperature difference, unit degree temperature difference. So this is the definition of a specific heat. अब आप मन ही मन में स्पेसिफिक हीट का डिफिनीशन दोहराइए जरा, क्या क्या कीवर्ड है, उसके बाद हम डिफिनीशन लिख देंगे। अब सारे लोगों को अगर स्पेसिफिक हीट पूछा जाए तो कैन यू डिफाइन इट, यस यू कैन डिफाइन इट। तो स्पेसिफिक हीट का डिफिनीशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। खैर आप इस स्लाइड को प्लीज, इफ यू वांट टू टेक इट डाउन, प्लीज नोट इट। तब तक मैं, जब तक आप नोट डाउन कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक हीट का डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद डिफिनीशन आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। कीवर्ड को पकड़ कर करके डिफिनीशन आप जिस लैंग्वेज में बोलना है, अगर टूटी फूटी लैंग्वेज में भी बोलेंगे तो डजंट मैटर, बस आपका जो कीवर्ड है वो सेम होना चाहिए। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, मैनेजमेंट जॉब या पब्लिक रिलेशन से अगर जॉब नहीं आपका है तो आपको इंग्लिश का कोई मायने नहीं रखेगा। बस आपका टेक्निकल सही होना चाहिए, आपका कीवर्ड सही सही आपको आना चाहिए। Through unit degree temperature difference. So this is the definition. You may note it. So अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब अगर ये गैस हुआ, अगर फ्लूइड गैसेस आ गया, तो हम जानते हैं कि गैस प्रेशर और वॉल्यूम के साथ उसका सब्सटेंस मोलिकुलर एक्टिविटी बदल जाता है, चेंज हो जाता है। देयरफॉर वो हीट जो टेम्परेचर डिफरेंस रेज करने के लिए होगा वो भी चेंज हो जाएगा, corresponding to pressure, corresponding to volume for the given volume for the given pressure। Therefore हम उस केसेस में दो टर्मिनोलॉजी लाते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
चलिए लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए इसको, लिख लिए? मैं आगे बढ़ूं? somebody please confirm. यस सर। ओके, थैंक यू। सो अब हम आते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर से भी ये इन्फ्लुएंस होगा। देयरफॉर हम लोग डिफाइन करते हैं, देखिए टर्मिनोलॉजी देखिएगा, हम कलर चेंज कर देते हैं, आप लोग ध्यान से कहानी की तरह रखेंगे तो वो आराम से डिफिनीशन आप बना सकते हैं। CV, a specific heat of substance at constant volume. A specific heat of the substance, देखिए कैसे लिख रहे हैं हम लोग नोटेशन, a specific heat of the substance at constant volume is defined as, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? It is a rate of change of a specific internal energy, rate of change of a specific internal energy। अभी internal energy इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, हालांकि आप लोग इससे अवेयर होंगे। rate of change of a specific internal energy with respect to temperature when volume is remain constant, volume is remains constant। So this is the definition of a specific volume, a specific heat at constant volume। In the similar fashion, of a specific heat at constant pressure भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्पेसिफिक एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। कब? जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। So this is the definition of a specific heat of substance at constant pressure. Please take it down. Please take it down. अब इसको डिफाइन कर सकते हैं ना? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है। चेंज इन अ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? सीपी, चेंज इन अ स्पेसिफिक एंथैल्पी with respect to temperature when pressure is constant। This is the definition of CP and CV। So please note it down. I'm moving to the next slide. Yes, somebody has doubt? Yes, हाँ बोलिए। बैठते हाँ शेखर, बस स्टैंड में चले। you have doubt? Okay, so I am moving to the next slide. Now, let us understand. We are taking a piston cylinder arrangement. We are taking again a piston cylinder arrangement. Suppose in first case, the piston is free to move. The piston is free to move. In the second case, say piston is restricted. It cannot move. It is restricted by a block। इसका ये पिस्टन अरेंजमेंट दोनों में, एक में क्या है फ्रीली मूव कर रहा है, दूसरा में क्या है ऑब्स्ट्रक्शन लगा हुआ है। इसमें सपोज दोनों के केसेस में एक गैस ले लेते हैं, ये भी गैस है। इस गैस का सपोज प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, से हमने प्रॉपर्टी ले लिया, मास है 1 mkg, इनिशियल टेम्परेचर से Ti है, इसका भी मास mkg है, इनिशियल टेम्परेचर Ti है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों गैसेस को हम हीट कर रहे हैं, इसे भी हम लोग हीट कर रहे हैं।
हम इन दोनों को हीट कर रहे हैं। अब खुद सोचो, ये जो हीट हम करेंगे, हम हीट का अमाउंट नहीं फिक्स कर रहे हैं, हम ऐसा हीट कर रहे हैं कि दोनों का टेम्परेचर, सपोज फाइनल टेम्परेचर TF हो जाए, फाइनल टेम्परेचर TF हो जाए। अब ध्यान दीजिए, हमारा इनिशियल टेम्परेचर mkg गैस का Ti है, इसमें भी mkg का Ti है, ये TF है और ये TF होना चाहिए, हम उतना हीट सप्लाई हम करना चाहते हैं। तो बताइए कि किसमें हीट सप्लाई जो हम करेंगे वो Q किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा? बताइए। Q जो Q अमाउंट होगा, Q जो अमाउंट होगा, इसका ज्यादा Q होगा या इसका ज्यादा Q होगा? थोड़ा आप कंसेप्ट लगाइए, माइंड लगाइए, थोड़ा सा एनर्जी का सोचिए जरा कि किसमें हमें ज्यादा Q सप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। कैन यू गेस, कैन यू हैव सम लॉजिक? देखिए, थोड़ा सा सोचिए, आपका समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा, कोई अगर थोड़ा सा अगर कुछ समझ में आ रहा हो प्लीज शेयर, एक दो लोगों का हम सुनेंगे, बाकी लोग भी सोचिए, कुछ थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि ये मूवेबल है और ये फिक्स है। जो मूवेबल बाउंड्री नहीं है उसका, उसमें क्यों कम देना पड़ेगा हम लोग को? मतलब राइट हैंड साइड वाले के, चलिए हम 2 बोल देते हैं और इसको 1 बोलते हैं, यानी किसमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा ज्यादा, 1 को या 2 ज्यादा को? करना पड़ेगा 1 में। 1 में से। 1 में। क्यों? Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बाउंड्री मूव अच्छा, जो करेगा सोच उसका लिए। तो प्रेशर उसका घट जाएगा और प्रेशर भी घटेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो उससे हम लोग क्यों ज्यादा सप्लाई हाँ करना पड़ेगा और सेम उस बिल्कुल, पे सेकंड पे अलग होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसमें जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये जो हीट एनर्जी हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि ये जो बाउंड्री मूव कर करके, ये जो हमारे पास सिस्टम का बाउंड्री है, हम सपोज ये बाउंड्री हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये जो बाउंड्री है वो एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन इस केसेस में ये जो बाउंड्री ऑफ द सिस्टम है वो फिक्स है। यानी जो बाउंड्री इसमें एक्सपैंड हो रहा है, तो जैसे ये जो एक्सपेंडिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये गैस सराउंडिंग पे कुछ ना कुछ काम कर रहा है। यानी ये जो काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा हीट बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं, यानी ये बाउंड्री गैस जो है सराउंडिंग पे काम भी करेगा और खुद का एनर्जी भी बढ़ाएगा। मतलब जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो 2 फंक्शन कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो इसका बाउंड्री एक्सपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट रह जा रहा है। इसका ये मतलब है कि ये सराउंडिंग पे कोई काम नहीं कर रहा है, जो भी एनर्जी दे रहे हैं वो इसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, ये गैस के द्वारा अपने अंदर एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जिससे कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बढ़ते मतलब ये जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसका टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रहा है, वेयर एज इसमें जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो इसका टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है और वर्क भी कर रहा है। इसका ये मतलब है कि इसका अगर हम 100 जूल दे रहे हैं दोनों में, तो इसका 100 जूल टीएफ को फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करने में लगा दिया, लेकिन इसमें जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर 20 जूल वर्क डन कर दिया और 80 जूल ही टेम्परेचर बढ़ाने में काम आया है। तो सपोज अगर फाइनल अगर हम करते हैं, फाइनल करने में सपोज अगर हमारा फाइनल टेम्परेचर टीएफ पहुंचने में सपोज 800 जूल का जरूरत है, तो बताओ हमको कितना सप्लाई करना पड़ेगा? मोर अबाउट कितना हम कर सकते हैं कि 1200 जूल इसमें सप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें कि 1200 में 800 जूल क्या हो जाएगा, 1000 जूल करना पड़ेगा, जिसमें 800 जूल इंक्रीज करेगा हीट टेम्परेचर रेज करने में और 200 जूल किसमें चला जाएगा, वर्क डन में। यहाँ पे क्या करेंगे, हमको 800 जूल जरूरत है टेम्परेचर बढ़ाने में, तो हम सिर्फ और सिर्फ 800 जूल ही सप्लाई करेंगे। मतलब क्या हो गया, ये जो प्रोसेस है उसमें ज्यादा हीट लग रहा है, इसमें कम हीट लग रहा है। अब कोई बता सकता है कि जो प्रोसेस 1 है वो कौन सा प्रोसेस होगा? प्रोसेस जो 1 होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा? दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये क्या हो रहा है, दिस इज द कांस्टेंट
pressure process, and this is the constant volume pressure, constant volume process. क्यों? क्योंकि देखो जो भी हीट इसमें आप सप्लाई करेंगे उसका प्रेशर रेज करेगा, वो वर्क डन हो जाएगा, बाकी जो वर्क डन से बचा वो उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा, मतलब अंदर का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस हुआ तो बाउंड्री मूव कर जाएगा। देयरफॉर ये जो कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी हम इसको बोल देते हैं और इसको क्यूवी। सो हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि क्यूपी इज ग्रेटर देन क्यूवी, क्यूपी इज ग्रेटर देन क्यूवी। और हमने अभी जाना था क्यूपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम सी डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी दोनों में क्या है, सेम है, मास भी हमने सेम रखा है, सी डेल्टा टी। अब ये चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है इसलिए हम सीबी लिखते हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो सीपी लिखते हैं। देयरफॉर एम डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट सीपी इज ग्रेटर देन सीबी एंड सीपी अपॉन सीबी रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1, greater than 1, and this ratio Cp upon Cv is called as gamma, that is called as gamma. Therefore we can say that gamma is always greater than 1, gamma is always greater than 1. So this is the specific heat का हमारे पास concept था. So a specific heat हम क्या कह सकते हैं, a specific heat at constant pressure is greater than a specific heat at constant volume. Why? Because ये जो आपका CV है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, whereas CP जो है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एज वेल एज एक्सटर्नल वर्क कर रहा है। सो हम एक स्टेटमेंट बना देते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। हम क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट और एट कांस्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, समझना हो, हम सिर्फ लिख दे रहे हैं जो हमने भी बोला है, पैरेलली में आप नोट करते जाइए। कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन a specific heat at constant volume, at constant volume, because क्यों होता है ऐसा, अगर रीजन पूछ दिया जाए इंटरव्यू में तो आपको ये बोलना होगा कि सीपी इंक्लूड, सीपी में क्या क्या इंक्लूड होता है, सीपी इंक्लूड इंटरनल एनर्जी and external work done, and whereas CV includes internal energy only. So if you have any doubt you may ask, हमें नहीं लग रहा है कोई डाउट होना चाहिए, स्टिल है तो बताइए अगर है तो आप हमें बताया जाए। कोई डाउट है? अगर इसके बाद नहीं डाउट है तो हम सीधे अब वर्कबुक पे पहुंचेंगे। हमारा थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इसके बाद वर्कबुक पे जाएंगे, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे स्विच कर जाएंगे। सो यहाँ तक अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बोला जाए, नहीं तो फिर हम वर्कबुक को स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है एनीबॉडी? अगर नहीं है प्लीज नोट इट डाउन। ये सब क्या है कि इंटरव्यू में पूछ सकता है। अगर आप जैसे आप बताओगे कि व्हाट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट इज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान रखना क्या बोलोगे, थर्मोडायनेमिक्स नहीं, अब आप क्लासिकल बोलोगे ना तो थोड़ा सा एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जमेगा, वो आपने बहुत समझ करके इस बात को मतलब पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स को बिल्कुल समझ करके आपने पढ़ा है। फिर पूछेगा अच्छा आपने क्लासिकल वर्ड क्यों जोड़ा, फिर आप उस पर एक्सप्लेन कर दोगे। तो आपका क्या है 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप जनरेट कर दिया है। आप जानबूझ के सामने हमेशा फेंके हैं सामने वाला इंटरव्यूअर के सामने, क्यों सर हो गया। हाँ बोला जाए। सर हाँ बोलो, हाँ बोलो क्या हुआ, क्या डाउट है, बोला जाए। हेलो
सर ये अपने क्यूपी ग्रेटर देन क्यूबी केस है, इसका कंसेप्ट किसने समझा? क्या इसका क्यूपी ग्रेटर देन क्यूबी बताया ना सर, उसका कंसेप्ट समझ हाँ नहीं पा रहे हैं ग्रेटर वाला। हाँ, देखो ये क्या हुआ ना, चलो ठीक है हम फिर से कर देते हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखो सपोज एक गैस ले रहे हैं जो मास mkg है और वो टेम्परेचर ti है। हमको क्या करना है कि हम ये ले रहे हैं सपोज 3 kg और ये भी है 3 kg। हम इसका टेम्परेचर शुरू में रखते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको क्या करना है, इसको खींच करके 50 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाना है, इसे भी खींच करके 50 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाना है। हमने क्या कर दिया है, एक में सेम मास सेम वॉल्यूम रखे हैं लेकिन उसका पिस्टन हम फ्री रखे हैं, और इसमें भी सेम मास सेम गैस रखे लेकिन इसका पिस्टन का मूवमेंट ब्लॉक के द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा। अब सपोज 3 kg 30 डिग्री से 50 डिग्री तक जाने के लिए हमें सप्लाई करना पड़ेगा से हम कर देते हैं 65 जूल। इसमें कितना सप्लाई करना पड़ेगा, सिमिलरली 65 जूल ही, क्योंकि सेम सब्सटेंस है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि जब 65 जूल सप्लाई करते हैं तो इसमें दो चीज होता है, ये पिस्टन मूव कर जाता है। पिस्टन कहां मूव करके आ जाता है, यहाँ पे मूव आ जाता है, यहाँ पे मूव करके आ जाता है, यानी इसका बाउंड्री क्या हो गया, चेंज हो गया। ये बाउंड्री एक्सपेंड हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ये सराउंडिंग पे काम कर दिया, ये सराउंडिंग पे काम कर दिया। सपोज ये पिस्टन जो है मूव करके यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे आ गया, पहले था बाउंड्री ये वाला, अब कौन सा आ गया, बाउंड्री यहाँ पे आ गया बड़ा वाला। तो क्या हो गया, इतना दूर क्या हो गया, ये बाउंड्री एक्सपेंड हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, ये एक्सपेंड हुआ, इसका मतलब ये गैस जो है सराउंडिंग पे काम किया है। ये काम क्यों किया, क्योंकि हमने इसको हीट सप्लाई किया है 65 जूल, जिसमें इसने एक्सटर्नल वर्क किया। तो सपोज 65 जूल में से कितना जूल इसने एक्सटर्नल वर्क कर दिया, से हम बोल देते हैं 10 जूल इसने काम कर दिया। तो बाकी जो बचा वो 55 जूल कहां जाएगा, ये गैस अपने अंदर रख लेगा, जिसके कारण इसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। अब बताओ ये जो 55 जूल इसको टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो वो 50 डिग्री नहीं होकर के सपोज 50 से कम होगा, क्योंकि 30 से 50 पहुंचने के लिए 65 जूल चाहिए। इसका टेम्परेचर कितना रह जाएगा, सिर्फ 45 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको 50 पहुंचे तो हम कितना सप्लाई करना पड़ेगा, हमको सप्लाई करना पड़ेगा सपोज 78 जूल। जैसे ही हम 78 जूल करेंगे तो अगेन इसमें से कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर वर्क करेगा। तो सपोज इसमें से 13 जूल इसने काम कर दिया एक्सटर्नल वर्क, बाकी कितना बचा, स्टोर हो जाएगा 65 जूल। अब जो 65 जूल इसको स्टोर हो गया, जो कि टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो अब क्या हो गया, इसका टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमको जो 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के लिए मुझे कितना एक्चुअल में करना पड़ा, 78 जूल। यहां तक डाउट कोई है, यहां तक क्लियर है, जो डाउट पूछ रहे थे उनका क्लियर हो गया, यहां तक 78 जूल हमें सप्लाई करना पड़ रहा है, ये तो समझ, यहां तक समझ में आया। हाँ ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि दूसरा केसेस लेते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब बताइए इसमें जितना हम वॉल्यूम सप्लाई करते हैं से हम करते हैं 50 जूल, तो वो जो 50 जूल है वो 50 जूल के कारण इसका बाउंड्री एक्सपेंड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका यहाँ पे हम पिस्टन के मूवमेंट को रोक रखे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, देयरफॉर ये मूव नहीं करेगा, मतलब सिस्टम का कोई भी एनर्जी सराउंडिंग पे नहीं वर्क कर रहा है। ये सारा का सारा जो 50 जूल दे रहे हैं ये इसमें स्टोर हो जा रहा है। सिमिलरली अगर हम इसको 65 जूल सप्लाई कर देते हैं, 65 जूल हम सप्लाई कर देते हैं, 65 जूल हम सप्लाई कर देते हैं, तो वो सारा का सारा किसमें हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा,
जैसे हम 65 जूल बढ़ा सप्लाई किए तो ये जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था वो कहाँ चेंज होके हो जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब बताइए इसमें भी हमने 3 किलो जूल लिया था जिसका इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री था, इसको भी हमने 3 केजी लिया था, इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री है। अब हम इसमें कितना किए हैं, जब 78 जूल सप्लाई किए तब जाके ये 30 जूल से 50 जूल हुआ। इसमें हमने कितना किया, सिर्फ 65 जूल, तभी ये 30 से 50 हो गया। मतलब क्या हो गया, ये कौन सा प्रोसेस है, इसमें हमने सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। एंड ये कौन सा सिस्टम है, इसमें कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन होता है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा जैसे प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, ये फ्री है, ये ऊपर मूव होकर के फिर से प्रेशर कांस्टेंट ले आएगा, फिर प्रेशर बढ़ा ये फिर ऊपर खिसक जाएगा, और इसका गैस का हमेशा क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मेंटेन रहेगा। यानी ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो हम जान क्या पाए कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में सेम मास को सेम टेम्परेचर डिफरेंस करने के लिए ज्यादा हीट सप्लाई हमको करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम में सेम मास को सेम टेम्परेचर डिफरेंस से बढ़ाने के लिए। दैट्स वाई हमने इस स्टेटमेंट को लिखा है। समझ गए, कुछ डाउट और है, समझ पाए कि नहीं, बोलो जो डाउट पूछे थे, समझ गए। हेलो, हाँ, गामा जो है पॉइजन रेशियो नहीं है, स्पेसिफिक हीट रेशियो है। एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो जाएगा ना सर, नहीं नहीं, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन हम और बाकी सब कहीं कुछ नहीं, हम आइडल केसेस में मान रहे हैं, आइडल केसेस में हम मान रहे हैं, सब कुछ हम आइडल केसेस में मान रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे फेल हो जाएगा, 78 जूल गया, उसमें 13 जूल किसमें हो गया खर्च, काम करने में, और 75 जूल स्टोर होने में रह गया। देखो ऑटोमेटिक कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि टाइम कम बचा है, तो अब फिर से कनेक्ट करना जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो बताओ, आप लोग बताइए, जो डाउट था समझ में आ गया, प्लीज कंफर्म। यस सर। किसका डाउट था, हाँ समझ गए ना, यस सर। चलो ठीक है, हम फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट करके ठीक है। रिकनेक्ट करो। ओके, थैंक यू।